गुड इवनिंग बच्चों। आज हमको देखने हैं 5 अंक के प्रश्नों का संकलन। तो 5 अंक के प्रश्न बहुत ही सिंपल वे में निपट जाएंगे, बड़ी आसानी से निपट जाएंगे। ब्लूप्रिंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लूप्रिंट में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के प्रश्न हैं। ठीक है, एक है आपका, मैं ब्लूप्रिंट निकाल लेता हूँ। ये देखिए, यह है ब्लूप्रिंट और इसमें पता चलता है कि 5 अंक का प्रश्न एक आएगा वाणिज्य गणित से और एक आएगा ज्यामिति से। ठीक है, तो ज्यामिति से 5 नंबर के लिए कौन सा प्रश्न बनता है? जो ज्यामिति रचना होती है ना, परिवृत्त अंतःवृत्त, वो बनता है। ठीक है, और वाणिज्य गणित से जो 5 नंबर का एक प्रश्न बनेगा वो बनेगा डेफिनेटली आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड या सावधि जमा खाता से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों हमको ये 2 प्रकार के प्रश्न देख रहे हैं। अब इनमें से भी चूंकि 4 नंबर के बाद से अथवा चालू हो जाता है तो 5 नंबर भी अथवा वाले प्रश्न हैं। अब ऊपर में एक सवाल रहेगा और अथवा में नीचे उसी चैप्टर से दूसरा सवाल रहेगा। तो एक आवर्ती जमा खाता हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? सावधि जमा खाता। आयकर तो पूछेगा नहीं इस बार, है ना। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अंजी शर्मा क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको चैनल दिख जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पूरी वीडियोस उसमें दिखेगी। तब उसमें आप देख सकते हैं कि सिलेबस की जानकारी कहाँ है। ठीक है, तो आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, तो अब इन दोनों में से क्या पढ़ें? होशियार बच्चे तो दोनों पढ़िए। ठीक है, मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, उस लिंक में दोनों है। मैं आज जो बताने वाला हूँ मैं रिपीट बता रहा हूँ। आवर्ती जमा खाता भी मैंने बता दिया है, सावधि जमा खाता भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो मैं आवर्ती जमा खाता एक बार रिपीट बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ सावधि जमा खाता में कई बच्चे तिमाही गणना और छमाही गणना में कंफ्यूज होते हैं, हालांकि बहुत सिंपल है वो। तो मैं सावधि जमा खाता आपको, मतलब सबको तो नहीं, पर जिसको अच्छा जमता है वो सावधि भी पढ़िए आवर्ती भी पढ़िए। पर अगर मैं देखूँ कि एक होशियार बच्चा तो सब बना लेगा, पर जो थोड़ा सा औसत रेंज का बच्चा है उसको क्या बनाना चाहिए? तो उसको आवर्ती जमा खाता बनाना चाहिए। तो अगर आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड कोई प्रश्न आया तो आप उसको बनाइए। ठीक है, उसको छोड़िए नहीं। तो मैं आज आवर्ती जमा खाता बताऊंगा और परिवृत्त और अंतःवृत्त में डेफिनेटली परिवृत्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंतःवृत्त की तुलना में परिवृत्त ज़्यादा आता है, तो परिवृत्त के आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं परिवृत्त बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने अंतःवृत्त नहीं बताया, अंतःवृत्त बताया है मैंने, है ना। तो ये बाई लिंक जो है, मैं जो लिंक सेंड करूँगा उस लिंक में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसमें जाकर आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। एक वीडियो इस पर भी बना है और इस पर भी बना है। ठीक है, और उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया है कि अकाउंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, आरडी अकाउंट किसको बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाइए। और मैं अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा सरसरी निगाह पे तैयारी करवा रहा हूँ आपकी, इसलिए मैं फटाफट बताऊँगा। तो आ जाइए, 5 अंक के जो प्रश्न हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को कैसे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सर्च करना है। आप लोगों को सर्च करना है, आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे गए, उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे लिख के अंजी शर्मा क्लासेस। ये अंजी शर्मा क्लासेस मैंने भी सर्च किया हुआ है, तो मैं इस पर जाता हूँ। तो ये अंजी शर्मा क्लासेस के नाम से आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाइए, ये आप क्लासेस में चले गए। क्लासेस में जाने के बाद वीडियो में जाइए, वीडियोस में वीडियो की प्लेलिस्ट आ जाएगी, जितने भी मैंने डाले हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। तब आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड, अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो आप लिंक में जाकर या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आवर्ती जमा खाता का वीडियो कहाँ दिखेगा आपको? जाइए जाइए और नीचे जाइए और नीचे जाइए, ये देखिए सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना और आवर्ती जमा खाता, ये है आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करिए, आप स्टडी कर सकते हैं। सिलेबस की जानकारी इसमें है। ठीक है, और परिवृत्त की रचना वाला वीडियो ये है, तो चाहे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल में यहाँ पर समझा चुका हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि लिंक सेंड करने के बाद बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक को नहीं सर्च कर पा रहे हैं, है ना। देखो, 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को टच करके आप वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप मेरे अंजू शर्मा क्लासेस के जाकर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो भी वीडियो देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, सब आपके हाथ में, सब चीज़ यहाँ पे डली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है, इनको आप स्टडी कीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों को आप अपना सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। तो आज हम लोग 5 नंबर के अंकों का जो संकलन है
प्रश्नों का जो संकलन है वो खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए, जैसे कि एक आवर्ती जमा खाता का प्रश्न तैयार किया है और 2 मैंने परिवृत्त के प्रश्न तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट बनाते हैं। पहला प्रश्न है आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड। रेशमा ने PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में 300 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए क्या खोला है? आवर्ती जमा खाता खोला है। आवर्ती जमा खाता को हम लोग RD अकाउंट भी बोलते हैं, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, उसने RD अकाउंट खोला यानी कि आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर जो है 6% वार्षिक है तो 5 वर्ष के बाद रेशमा को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? देखिए 5 साल तक के वो जमा कर रहा है 300 रुपये प्रति माह की दर से, यानी कि हर महीने 300। इस महीने 300 जमा किया, फिर अगले महीने 300, फिर मार्च में 300, फिर अप्रैल में 300, ऐसे 300 करते करते एक साल में 12 बार 300 जमा करेगा तो 12 × 3600 रुपया वो एक साल में जमा किया। तो ऐसा और कितने साल जमा कर रहा है वो भाई? 5 साल के लिए खोला है वो खाता, मतलब 5 साल तक के हर माह वो 300 जमा कर रहा है। एक साल में 3600 जमा हो गया तो 5 साल में 3600 को 5 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि 3600 को 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो उतनी राशि आ जाएगी। तो उतनी राशि उसने जमा किया। अब जब 5 साल कंप्लीट होगा, उसको बोलते हैं टेन्योर। टेन्योर अगर ख़त्म होता है यानी कि परिपक्वता जब मेच्योर हो जाती है, परिपक्वता जब हो जाती है ना, पक गया आपका जो समय है वो पक गया, तो अब आपको पैसा मिलेगा। तो जितना वो जमा किया उतना ही मिलेगा? नहीं, 5 साल तक के बैंक के पास वो पैसा रहा है तो बैंक क्या करती है, उस पैसे से पैसा बनाती है, तो उसको फ़ायदा होता है बैंक को, तो उस फ़ायदे का कुछ हिस्सा ब्याज के तौर पे हमको देती है। तो रेशमा को उसका मुद्दल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बैंक के द्वारा दिए जाने वाला ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज और मुद्दल दोनों जुड़ के मिलेंगे, तो कितनी राशि प्राप्त होती है रेशमा को वो हम ज्ञात करेंगे RD अकाउंट में। ठीक है, तो RD अकाउंट में हम कौन सा सूत्र उपयोग करते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा सा बेसिक मैं यहाँ पर बता दूँ। RD अकाउंट में हम ब्याज की गणना करते हैं, तो ब्याज जो निकलता है RD में ना, रिकरिंग डिपॉजिट में यानी कि आवर्ती जमा खाता में, RD अकाउंट में ब्याज की जो गणना है वो आपकी ऐसे निकलेगी। मासिक जमा धन, ये सूत्र है। ठीक है, मासिक जमा धन गुणा दर गुणा माह की संख्या गुणा माह की संख्या में एक ज़्यादा जोड़ दो, नीचे में 100 करो और 24 करो। ठीक है, इसी को कोई लोग ऐसा भी याद रखते हैं, मासिक जमा धन मतलब P मूलधन, गुणा दर मतलब R, गुणा माह की संख्या मतलब N, कोष्टक में N धन 1 पूरे के बटे में 100 गुणा 24, ऐसे भी याद रखते हैं। ठीक है, आप चाहें जैसा भी याद रखें। इस सूत्र में हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, और परिपक्वता राशि यानी कि उतना समय खत्म होने के बाद उसको कितनी धनराशि मिली। अगर ब्याज पूछता है, ब्याज बताओ कितना ब्याज बैंक देगा, तो आप ये सूत्र के द्वारा ब्याज बता देंगे। अब हमेशा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कितनी धनराशि उसको प्राप्त हुई, रेशमा को कितनी धनराशि मिलेगी। तो जो धनराशि है उसको हम बोलते हैं परिपक्वता राशि, यानी कि समय कंप्लीट हो जाने के बाद पक गया उसका समय, यानी कि अब उसकी राशि कितनी होगी। तो भाई ब्याज तो जुड़ेगा, ये ब्याज कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। ठीक है, ये ब्याज कौन देता है? बैंक देगा। ठीक है, और उसका मुद्दल उसका मुद्दल भाई वो कितना जमा किया वो उसका है, तो मुद्दल में ब्याज जोड़ दो, परिपक्वता राशि मिल जाएगी। इसी मुद्दल को हम बोलेंगे मूलधन। लगता है ना मुद्दल मूलधन। ठीक है, जैसे हम लोग बाटी जीत खेलते थे तो भाई हमारा मुद्दल तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर की जो बाटी जीते तो वो हमारा क्या है? ब्याज है। मिश्र धन के रूप में अपने को फिर वो मिल जाता था, है ना, उतना फिर अपन घर में लेकर आ जाते थे। तो वही है, बाटी खेलते थे, मुद्दल करते थे, है ना। कई लोग जुआ खेलते हैं, मुद्दल करते हैं, पर अपने को वो गंदी बातों से दूर रहना है, अपन बाटी वाला मुद्दल याद रखेंगे। ठीक है, तो अपना मुद्दल निकल गया, बात खत्म। मुद्दल के ऊपर ब्याज आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मुद्दल यानी कि मूलधन, तो मूलधन को यहाँ पर अपन वैसे ही समझेंगे। आ जाइए प्रश्नों को ले लेते हैं अपन। सॉल्यूशन ले रहा हूँ मैं। भाई रेशमा क्या कर रही है? जमा कर रही है मासिक जमा धन। कितना? मासिक यानी कि हर माह मासिक रूप से कितना जमा कर रहा है वो 300 रुपये जमा कर रही है। ठीक है, तो दिया गया है, क्या दिया भाई? मासिक जमा धन, मासिक जमा धन, इसको हम लोग P बोलते हैं। ठीक है, P ये मूलधन टाइप का है। P ये कितना है भाई? 300 रुपये। ऐसा वाला रुपए का चिन्ह लगाइए आप, अब नया आ गया है ना रुपए का चिन्ह। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद वर्ष 5, जितने आंकड़े दिखते हैं ना आपको, संख्यात्मक रूप से आंकड़े जो दिख रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करिए। ये दिया गया में आता है, ये आएगा, तो ये क्या है भाई? रुपए में है मतलब मूलधन है। ठीक है, वर्ष मतलब ये क्या होगा? समय।
समय के रूप में आ जाएगा ना, ठीक है। माह की संख्या लेना अपने को, समय जो है वो माह की संख्या के रूप में आएगा। देखो ये 5 साल तक के जमा कर रहा है तो 5 साल में कितने माह होते हैं वो निकाल लो। तो माह की संख्या कितनी हो जाएगी, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके कहाँ तक, दिसंबर तक 12 माह होते हैं। एक वर्ष में 12 माह, तो 5 वर्ष में 12 12 12 12 12 यानी कि 12 पंचे 60, 60 माह, ठीक है। ये आपको माह की संख्या निकल गई। अब दर, दर देखो आगे कहीं दिया है, ब्याज की दर 6% है, तो दर कितना दे दिया है, 6% वार्षिक। आप वार्षिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 साल बाद उसको कितनी धनराशि मिलती है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये दिया गया हो गया, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 5 वर्ष बाद कितना पैसा उसको वापस होता है। 5 वर्ष बाद परिपक्वता राशि, परिपक्वता राशि, ठीक है। ये राशि हमको ज्ञात करनी है, परिपक्वता राशि हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र क्या लगाएंगे, आवर्ती जमा खाता में ब्याज, ठीक है। आवर्ती जमा खाता में ब्याज का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ब्याज का सूत्र, तो चलो भाई ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुणा दर गुणा माह की संख्या। माह की संख्या लिखो या सीधे सीधे माह लिखो, और माह की संख्या में एक ज़्यादा, ठीक है। अगर यहाँ 60 आता है तो यहाँ पर एक ज़्यादा 61 आएगा, यहाँ अगर 24 आता है तो एक ज़्यादा 25 आएगा, ठीक है। और नीचे आ जाइए, नीचे में क्या रहता है, 100 गुणा 24, ठीक है। चलिए मासिक जमा धन कितना है, यहाँ पर देखिए 300, तो ये हो गया 300 गुणा दर का मतलब कितना 6, गुणा माह की संख्या कितनी आई 60, और गुणा कोष्टक में क्या आ जाएगा 61, 60 में से एक ज़्यादा कर लो बस 61, और नीचे आ जाइए 100 गुणा 24, 2 शून्य से दोनों शून्य कटे, यहाँ 3 बचा, इधर 24 है। कोई एक ऐसी संख्या खोजो जो ऊपर भी काटे और नीचे भी, तो 6 ऊपर भी काटता है, 6 कम 6, 6 चौक 24, कौन कौन बचा, 3 बचा, शून्य शून्य कट चुके, एक बचा मतलब भूल जाओ उसको, 60 और 61 बटे 100 खत्म पूरा, 24 4 के रूप में आ गया है। अब एक ऐसी संख्या जो दोनों साइड काटे, ऊपर भी काटे और नीचे भी काटे, तो 4 से दोनों साइड कटने वाला कुछ ना कुछ तो है, ये भी है ये भी है। 4 से काटो, 4 एकम 4, और 4 से कितने बार 60 करता है, 15 चौके 60 होता है, यानी कि 4 पंद्रम 60, ठीक है। 15 चौक 60 होता है ना, तो 4 पंद्रम 60। तो अब ऊपर में आ गया 3 और 15 और 61, और नीचे क्या है, एक को भूल जाओ, तो 15 तिया 45, ठीक है। या इनको गुणा कर लीजिए, 15 एकम 15 का 5 हासिल है 1, 15 छक्के 90 और 1 91 गुणा 3। अब 3 से गुणा कीजिए, 3 पंचे 15, 5 हासिल है 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 नियम 27। तो इतना रुपया क्या है, ब्याज के रूप में बैंक देगा, ये बैंक देता है, ठीक है। तो ये ब्याज हुआ, तो क्या इतना ही पैसा लेके चले जाएगा, नहीं, रेशमा ने भाई अपना भी तो कुछ जमा किया ना, कितना 300 रुपये जमा कर रही, तो कितना जमा हुआ वो पता करते हैं, फिर उसमें ये ब्याज जोड़ देंगे, उसको मिलने वाली राशि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो रेशमा को जो परिपक्वता राशि है, परिपक्वता राशि, इसका मान कैसे निकलेगा, तो भाई रेशमा ने कितना जमा किया, ठीक है। रेशमा द्वारा जमा किया गया धन, धन ये ब्याज, ठीक है। तो रेशमा द्वारा कितना जमा किया, देखो रेशमा जो है वो 300 रुपया जमा कर रही है, कितने बार जमा की, हर माह जमा कर रही है। तो कितने माह थे यहाँ पर, 60 माह, 60 माह तक के जमा करेगा, ठीक है, 60 माह तक के जमा करेगा, ठीक है ना। तो ये 60 बार गुणा करो, ठीक, और धन ये बैंक द्वारा दिया जाने वाला ब्याज लिख लो, ठीक है। इसको गुणा करिए, शून्य को एक बार ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं ये इकाई इसको समझ रहा हूँ, इसको तो उतार दिया हूँ, तो अब इसको इकाई समझ के आप गुणा कर दिए, 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 तिया 18,000 प्लस 2,745, जोड़ दो भाई, 0 और 5 5, इकाई इकाई जुड़ा, फिर ये दाही दाही जोड़ो 4, फिर ये सैकड़ा सैकड़ा जोड़ो 7, और ये 18 और 2 20 हो जाएगा, 20,745 रुपया ये परिपक्वता राशि बन रही है। तो आंसर क्या लिखोगे, रेशमा को कितनी राशि 5 साल बाद मिलेगी, रेशमा को 5 वर्ष बाद कितना पैसा मिलने वाला है, 20,745 रुपये मिलेंगे। आई बात समझ में, ये प्रश्न खत्म हुआ, ठीक है।
तो ये इस तरीके से बनाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए थोड़ा, ये P गुना N होता है, P गुना N धन ब्याज। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, P गुना N मतलब माह की संख्या, इसको हम लोग N पढ़ते हैं, P गुना N धन ब्याज। ठीक है, मुझे ये सूत्र बनाने में बेकार लगता है, ये सूत्र और एक सूत्र के बराबर हो जाएगा, तो अपन को ये सूत्र याद ही नहीं रखना भाई। ये सिर्फ ये याद रखिए, 300 रुपये हर माह जमा कर रहा है, तो कितने माह बन रहे हैं उसके लिए, 60 माह, ये तो दिख रहा है 60 माह, तो सीधा ये और ये को गुणा कर दीजिए, दर को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये 300 गुणा सीधा 60 पकड़िए। ठीक है, 300 गुणा 60, इधर को छोड़ देना आप, 300 गुणा 60 बस करो। ठीक है, तो 300 गुणा माह की संख्या और ये जो ब्याज जो बैंक देने वाला है, बस इसको जोड़ जाड़ के लिखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई उसको टोटल कितने पैसे मिलने वाले हैं। ये उसका खुद के द्वारा जमा किया हुआ राशि था, है ना, 18,000 उसने जमा किया और 2,745 बैंक ब्याज देगा। ठीक है, 5 साल तक के वो पैसा बैंक के पास था, तो बैंक ब्याज देगा ना भाई, तो बैंक के द्वारा मिला जाने वाला ब्याज मिलके ये परिपक्वता राशि तैयार होती है। ठीक है, इसी तरीके से 1-2 सवाल और आप बनाएंगे और मेरे वीडियोस जो हैं उसमें आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए इधर, परिवृत्त बनाना देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 ही टाइप के प्रश्न है ना, 5 नंबर के प्रश्न अपन को कठिन लगते हैं ना, औसत से कमज़ोर बच्चा भी 5 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न बना सकता है अगर वो 2-4 दिन की प्रैक्टिस करता है तो। 2 नंबर के प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, बहुत सारी होती है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं आपको, पर 5 नंबर के प्रश्न देख पा रहे हो आप, सिर्फ 2 टाइप का है। 6 नंबर के प्रश्न भी आपको 2 से 3 टाइप के मिलेंगे, तो आप अगर 6 नंबर के प्रश्न 2 बना लेते हैं, 5 नंबर के प्रश्न 2 बना लेते हैं, तो आपको लमसम अमाउंट, लमसम जो नंबर है वो मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप फोकस कीजिए 5 नंबर के प्रश्नों को, 6 नंबर के प्रश्नों को। ठीक है, 3 नंबर के प्रश्न भी बहुत सारे हैं, पढ़ने बैठोगे तो कहाँ कहाँ से पढ़ोगे। आप लोग स्टार्ट करते हो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से, इसलिए आप क्या करते हो, थक जाते हो 5 नंबर और 6 नंबर तक तैयारी करने में। आप पहले उल्टा तैयारी कीजिए, 5 नंबर के प्रश्नों को तैयार कीजिए, 6 नंबर के प्रश्नों को तैयार कीजिए। जब आपका ये तैयार हो जाएगा, आप आराम से 20-25 नंबर तो ऐसे ही बटोर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न औसत होता है ना। होशियार बच्चे के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है कि गणित में पास होना मुश्किल है। अरे गणित में पास होना मुश्किल है ही नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। आपको यहाँ पर परिवृत्त बनाना बता रहा हूँ मैं, तो परिवृत्त बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल हो गया, चांदा हो गया, डिवाइडर पेंसिल हो गया, है ना, शार्पनर की तो ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ इरेज़र की यानी कि रबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं, हम बिना रबर के काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं जब से स्कूल में भी यही कोशिश रहती थी कि बिना रबर यूज़ किए मेरे को एक बार में रचना करनी। हमारे टीचर यही बताते थे कि वही बच्चा होशियार है हमारे लिए जो एक बार में ज्यामितीय रचनाएं कर दे। ठीक है, कई बच्चे आपको मिटाते हुए बार बार दिखेंगे, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यामितीय रचना करते समय रबर का उपयोग ना के बराबर हो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं ना के बराबर ही करें। चलिए आ जाइए, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जहाँ पर बीसी 6 सेंटीमीटर, कोण भी 75 और एसी 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब कोण वाला प्रश्न हो तो उस कोण को आप ध्यान दीजिए। बी, बी कहाँ पर है, एसी में है नहीं है, बीसी में है, तो बीसी को पहले बनाइए। ठीक है, तो बीसी हम पहले बनाने जा रहे हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो चित्र है वो कैसे बनता है। त्रिभुज एबीसी हम लोग जनरली ऐसे बनाते हैं, ये ए पड़ता है, ये बी पड़ता है और ये सी, तो ये ए बी सी हो गया। ठीक है, ए बी सी, बी सी नीचे बनेगा, तो अपन वही सोचते हुए बी सी बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, है ना। आप देख पा रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ये देखो ये 0 है, फिर ये आया 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 को बिंदु कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 0 को बिंदु किया और दोनों को मैं मिला दूंगा। ठीक है, ये दिख पा रहा है आपको, हल्का सा थोड़ा धुंधला हो रहा है पर दिख पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी सी, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये परिवृत्त और अंतःवृत्त ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आ जाइए, कोण बी हम 75 अंश का बनाएंगे। ठीक है, ये बी सी जो था वो कितना था, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं कहाँ, कोण बी बनाने के लिए 75 अंश, तो बी में मैं चांदा रखने जा रहा हूँ। ये सीधा हो गया चांदा, ये ऐसा रखेंगे हम, ध्यान रखिए ये चांदे की रेखा है। ठीक है, चांदे की जो लाइन है ये संपाती होनी चाहिए हमारे रेखाखंड के ऊपर।
तो ये रेखाखंड के ऊपर बी पर रखा मैंने और ये संपाती कर दिया। ठीक है, ये चांदे की जो लाइन है वो इस रेखाखंड के ऊपर इस प्रकार आनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती हो, दिखे ना। ठीक है, तो ये अब जीरो से मैं गिनना स्टार्ट करूंगा। इधर 180 से नहीं गिनेंगे, आप जीरो से गिनेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के बीच में 75। ये आ गया मेरा 75। इसको मैं क्या करूंगा भाई, मिला दूंगा। ठीक है, यहाँ पर रख के मैं इसको मिला रहा हूँ, ये मिला दिया। ठीक है, तो ये जो रेखा है इसको हम नाम दे देते हैं BX। ठीक है, अब AC की बारी। AC यानी कि A से C की दूरी। तो A तो हमारे पास है नहीं, A ऊपर आने वाला है, तो A कहाँ आएगा अभी नहीं मालूम, इसी लाइन में आएगा, पर A नहीं पता, पर C तो पता है। तो C से हम A की दूरी के लिए चाप काटेंगे। C से A की दूरी कितनी है, 6.5। तो मैं 6.5 तैयार कर रहा हूँ। कैसे तैयार करते हैं भाई, एक तो 0 को आप टिक मार दीजिए और एक ये 6 है तो 7 के बीच में 6.5। ये दोनों को अपन क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये बन गया मेरा 6.5 का चाप। ठीक है, अब मैं इसको C पर रख कर क्या करूँगा, काटूंगा। देखो ये कट गया, जहाँ पे ये कटा यही क्या है, ये है हमारा A, बिंदु A। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर दूंगा मैं, और इसको मैं मिला दूंगा किससे, C से। ठीक है, ये मिला दिया मैंने C से, अब ये बन गया A। ठीक है, तो ABC त्रिभुज की रचना हो गई। तो आपको ये क्या क्या करना है इसमें, सबसे पहले रचना के पद में आप ये लिख देंगे, एकदम शॉर्टकट में मैं रचना के पद लिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा जैसा कि कोई रट ले, कोई याद कर ले, मतलब कोई ने अगर चित्र नहीं बनाया तो वो रट के भी इसको लिख भी सकता है आराम से, आपको कम से कम 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो रचना के पद में सबसे पहला काम क्या लिखना है, दिए गए माप का त्रिभुज बनाया। आपको ये नहीं लिखना है कि पहले BC खींचा, फिर B में 75 अंश का कोण बनाया, फिर AC चाप काटा, ना, वो सब 9वीं का काम है। ठीक है, अब आपको वो सब नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया 75 अंश। आपको सीधे सीधे लिखना है, दिए गए माप का त्रिभुज बनाया, दिए गए माप का त्रिभुज ABC बनाया, है ना। आप आंख मूंद के ये काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं बताया ना, दोनों का रचना का पद कॉमन रहेगा परिवृत्त के लिए, है ना। कोई भी सवाल आ जाए आप रचना के पद कॉमन लिख सकते हैं। अंतर्वृत्त में भी लगभग वही रहेगा। पहला पॉइंट क्या हुआ, दिए गए माप का त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरा काम कर रहे हैं हम लोग को क्या करना है भाई, दूसरा काम ये करना है कि कोई भी भुजा आप ले लीजिए, कोई भी आप रेखाखंड ले लीजिए BC और AB, उनका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, अब लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, लंब समद्विभाजक खींचने का तरीका क्या है, आप जैसे BC का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं तो B पर रखिए और आधे से ज़्यादा का चाप, ये आधा होता है ना, BC का आधा ये है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा का चाप काटिए। एक ऊपर काटेंगे और एक नीचे काटेंगे। ठीक है, वही चाप आप C पर रखिए और एक ऊपर काटिए और एक नीचे काटिए। ठीक है, कटान बिंदु दिखने चाहिए, ये देखो दिख गए। अब इनको आप टिक कर दीजिए, इसको भी टिक कर दीजिए और इनको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक है, ये आ गया। ये भाई MN नाम दे देते हैं इसको हम लोग, MN। ठीक है, MN। ये MN क्या है, BC का लंब समद्विभाजक है। ये BC पर लंब भी होता है और उसका समद्विभाजक भी होता है, 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटता है। वैसे ही हम AB का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, आधे से ज़्यादा का चाप तैयार करना है। ठीक है, ये आधा होता है, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा ही, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चाप आप ऊपर काटेंगे, है ना, उस भुजा के दोनों साइड काटना है, मतलब इधर काट दिया। फिर अब A पे रखूँगा, ये काटा और ये काटा। ठीक है, अब दोनों को कटान बिंदुओं को टिक कर लीजिए और इनको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया।
mn हो गया एक समद्विभाजक, दूसरे को समद्विभाजक को क्या नाम दे देते हैं अपन, pq, p एंड q। तो दोनों समद्विभाजकों के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। दो भुजा, भुजा BC, भुजा BC व AB का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक कौन कौन सा भाई, BC का लंब समद्विभाजक कौन है, MN, व AB का लंब समद्विभाजक कौन है, PQ, PQ खींचा। ये दोनों लंब समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या आप वो बिंदु देख पाते हैं, क्या आप वो बिंदु देख पाते हैं, है ना। इसी बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे, O, ठीक है। ये दोनों यहीं पर लिखिए, दोनों लंब समद्विभाजक, दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, O पर काटते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या करना है अपने को, O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करनी है, ठीक है। O को, इसी को केंद्र बनाना है वृत्त का, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींच रहे हैं, तो इस O को केंद्र मानेंगे, ठीक है। इसको कटान बिंदु बना लीजिए और इसको मान लीजिए O, ठीक है। अब यहाँ पर O को केंद्र मानकर एक त्रिज्या तैयार करेंगे, OA त्रिज्या, ठीक है, OA त्रिज्या। ये जो OA त्रिज्या है ये उस वृत्त की त्रिज्या होगी, ये जो OA है यही OB होना चाहिए और यही OC भी होना चाहिए, यानी कि ये तीनों बिंदुओं से जाते हुए दिखना चाहिए। हमको परिवृत्त बनाना है, यानी कि बाहर बाहर से बनाना है, तो हम लोग OA त्रिज्या को माप लिए, ये देखो OA त्रिज्या है ये, ठीक है, ये OA त्रिज्या हो गई, दिख पा रहा है आपको। OA त्रिज्या को नाप लीजिए और उसी से एक वृत्त खींचना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस बार पढ़ाई नहीं हुई है तो ध्यान रखिए बच्चों, आपको ये जो ज्यामिति रचना है ये जब तक कि आपके टीचर सामने से बैठ के बताएंगे नहीं तब तक कि आपको ये समझ नहीं आता है, ठीक है। तो कितना भी वीडियो देख लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा, पर जो कोशिश मैं कर रहा हूँ उसमें ऐसा लगता है, कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि सर ऐसा लगता है कि सामने बैठ के पढ़ाया जा रहा है। तो ये बच्चों आपको ये अगर आप देख लेते हैं ऐसा बनाना और आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली यकीन मानिए कि आपको ये तैयार हो जाता है ना, आपको समझ में आने लगता है, आप बना लेंगे आराम से। आपको सामने से ऐसे कोई समझा रहा है ऐसा लगेगा, बस ये है कि आप पूछ नहीं सकते कि सर इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो आप आराम से देखिए, इसी टाइप के सवालों को पिक करिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, या इसी सवाल को आप 4-5 बार बनाइए अपने मन से बिना देखे, ठीक है। देखिए मैंने O को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लिया है, तो क्या किया मैंने, O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या, OA त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा जो कहां से जाता है, जो बिंदु A B C तीनों से जाता है, और यही वृत्त जो है वो त्रिभुज ABC के बाहर से जाने वाला वृत्त है, यानी कि त्रिभुज ABC का परिवृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यही वृत्त त्रिभुज ABC का परिगत वृत्त है, परिगत वृत्त है। हो गया खत्म। 3 बिंदु पे निपटा सकते हो आप आराम से इसमें आपको 2 नंबर, इसमें 3 नंबर या 2.5 नंबर करके आपको इसमें 5 नंबर बटता है, ठीक है। ऐसे रहते हैं स्टेप मार्किंग। अब देखो यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। याद करने का तरीका, आप चाहे तो BC AB ये सब मत लिखो, आप सीधा सीधा लिखो दिए गए माप का त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है, 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा, 2 भुजाओं का, अब आपको BCA भी मानने की जरूरत नहीं, इसको रट्टा मार सकते हैं आप आराम से, रट्टा मार के भी ऐसे लिखेंगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा। दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, दोनों लंब, देखो मैंने नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि कौन सा, जब PQR दे देगा त्रिभुज PQR तो BC नहीं चलेगा, PQ QR PR ऐसा चलेगा, इसलिए उसका झंझट हटाते हुए आप कॉमन तरीके से आप रचना के पद लिख सकते हैं। एक बच्चा इसी रचना के पद को हर सवाल में डाल सकता है, ठीक है, परिवृत्त वाले हर सवाल में डाल सकता है। तो 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा, दोनों लंब
समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से जाता है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाता है, शीर्षों से जाता है। यही वृत्त त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज का परिवृत्त है, दिए गए त्रिभुज का परिवृत्त है। देखो मैं ये ऐसे ही लिख डाला बिना चित्र बनाए, इसका मतलब इसको रटा जा सकता है ना। मैं हालांकि रटने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आपके, ठीक है, पर कुछ बच्चे रचना के पद को कठिन मानते हैं। कठिन नहीं रहता, ये तो और इजी है, इसको तो रट के भी आप लिख सकते हैं, कॉमन रहता है ये हर जगह। ठीक है, देखो चित्र बनाए बिना अपन लिख दिए, कहीं भी नाम का उल्लेख नहीं हुआ, सिर्फ ओ चल रहा है, मात्र ओ, तो वो तो चलेगा ना भाई। वही तो, ओ को तो केंद्र बनाना है। तो आ जाइए, त्रिभुज क्या बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए बच्चों, अगर ये सब जानकारी पता नहीं है तो बहुत मुश्किल है फिर। ठीक है, तो ये सब जानकारी पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु मतलब समान बाहु वाला, बाहु बोले तो भुजा। ठीक है, तो सम बाहु, समान भुजा वाला त्रिभुज। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तीनों भुजा समान होनी चाहिए, और समान भुजा वाले त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, यानी कि एक भुजा 5, दूसरी भी 5, तीसरी भी 5। ठीक है, तो तीनों भुजा समान होगी तो वो समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो वो बनाना है। और उसके बाद उसके बाहर एक वृत्त की रचना करनी, यानी कि परिगत वृत्त, बाहर यानी कि परिगत होता है। ठीक है, तो चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज पहले बनाते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, मैं टिक मार रहा हूँ, ये हो गया 5 टिक मारा, और ये हो गया 0 टिक मारा। ठीक है, इनको मैं मिला रहा हूँ, ये आया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको फिर डार्कन कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको दिख जाए। ठीक, इसका नाम क्या दे दूँ मैं भाई? ABC बनाने जा रहा हूँ तो BC ही दे देता हूँ, चलो, है ना। ये हो गया BC, कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं AC को लिखना भूल गया हूँ, AC 6.5 है, तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको दिख पा रहा है? दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप चलते हैं, BC हो गया। अब B से A की दूरी ये भी 5 होनी चाहिए, तो मैं 5 सेंटीमीटर का एक चाप तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ रखा, और ये 0, ठीक है, ये यहाँ, तो 5 सेंटीमीटर का और ये 0। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का चाप है, ये भी 5 सेंटीमीटर है ना, ये भी 5 सेंटीमीटर लगभग। तो इन दोनों को, ये अपना चाप तैयार हो गया 5 सेंटीमीटर का। ए यहाँ पर कहीं आने वाला है, कितना होना चाहिए? B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, और बिंदु A C से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, तब तो समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो मैं B से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिया, यहाँ पर A मिलेगा। ठीक है, अभी तैयार नहीं हुआ है, पर A यहीं मिलेगा। फिर C से भी A की दूरी 5 होनी चाहिए, तो मैं C से भी 5 सेंटीमीटर का चाप काट रहा हूँ, कोई नया चाप तैयार नहीं करेंगे, वही चाप। ठीक है, B से भी 5 सेंटीमीटर, C से भी 5 सेंटीमीटर, और ये बन गया आपका बिंदु A। ठीक है, इसको मिला लीजिए। इसको हम कहाँ से मिला लेंगे भाई? B से मिला लेंगे। ठीक है, और C से भी मिला लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा ABC। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? परिवृत्त की रचना करने वाले हैं। थोड़ा डार्कन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आ जाइए, इसका हम लोग परिवृत्त बनाने जा रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा त्रिज्या का, आधे से ज़्यादा का आप चाप तैयार कीजिए, और ऊपर काटिए और नीचे काटिए। ठीक है, वैसे C पे रखिए, और ऊपर काटिए और नीचे काटिए। ठीक है,
और दोनों को आप क्या करेंगे, कटान बिंदुओं को आप मिला देंगे, आपका लंबसम द्विभाजक तैयार हो जाएगा। इसको क्या नाम देंगे आप, MN, ठीक है। इसको आप नाम दीजिए M और N, और दूसरा जो लंबसम द्विभाजक रहेगा उसको हम PQ नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ B पर रखिए और आधे से ज़्यादा का चाप तैयार कीजिए। ये थोड़ा लंबा ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर काटिए चाप और एक चाप काटिए नीचे, ठीक है। फिर A पर रखिए, मतलब मैं BC का लंबसम द्विभाजक खींच रहा हूँ और AB का, आप AC का भी खींच सकते हैं, मैं AB का खींच रहा हूँ, ठीक है। BC और AB का लंबसम द्विभाजक खींच रहे हैं। तो ये B पर रख के मैंने चाप काटा, फिर अब A पर रखूँगा और चाप काटूँगा और चाप काटूँगा, ठीक है। देखो ये कटिंग नहीं आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे बढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा बढ़ाकर A पे रख के चाप काट रहा हूँ, ठीक है। ये कट गया, तो ये आपको कटान बिंदु मिला और ये कटान बिंदु मिला, दोनों को अपन मिला लेंगे, ठीक है। ये लंबसम द्विभाजक तैयार, ठीक है। इसको कौन सा लंबसम द्विभाजक बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे PQ। ये हो गया P और ये हो गया Q, ठीक है। अब इनका जो कटान बिंदु मिला, ये लंबसम द्विभाजक MN और PQ दोनों का जो कटान बिंदु मिला उसको आप बिंदु बनाएंगे O। ये है आपका बिंदु O, इसी को हम लोग वृत्त का केंद्र बनाने वाले हैं। ये है आपका O बिंदु, इसी को केंद्र मानकर, यानी कि इस पे डिवाइडर का नोक रखकर आपको एक वृत्त खींचना है। कौन सी त्रिज्या का, OA त्रिज्या का, ठीक है। OA त्रिज्या बोल लो या OB त्रिज्या बोल लो या फिर OC त्रिज्या बोल लो, ठीक है। ये त्रिज्या होती है भाई, ये केंद्र है और ये परिधि बनाता है, ये बाउंड्री बनाते जाता है ना, ये जैसे जैसे चलता है परिधि बनाते जाता है। परिधि मतलब बाहरी घेरा, तो ये परिधि है, ये केंद्र है। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो किसी भी एक त्रिज्या को मान लो आप, यानी कि OA को मान लो, ठीक है, और ये खींच दो आप। ये देखो बन गया, ये बन गया आपका ये बन गया आपका एक परिगत वृत्त, ठीक है। ये बन गया आपका परिगत वृत्त, त्रिभुज ABC के बाहर से जाने वाला वृत्त जो कि त्रिभुज ABC का परिगत वृत्त कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रचना के पद, और इस तरीके से आपको परिवृत्त, अंतर्वृत्त भी इम्पोर्टेंट है पर मुझे लगता है कि परिवृत्त के आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए परिवृत्त आप डेफिनेटली करके जाएंगे। जिसको अंतर्वृत्त पढ़ना है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा सकते हैं, या फिर अंजी शर्मा क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए और फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के प्लेलिस्ट में, और जितना चाहे जो चीज़ देखना चाहें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहीं तक ख़त्म करते हैं। ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन का जो है संकलन ये खत्म होता है। देखिए 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन है ना, 2 ही टाइप के क्वेश्चन समझिए। आवर्ती पढ़िए, बिंदास आएगा प्रश्न, जी बिल्कुल फंसेगा, ठीक है। और परिवृत्त पढ़िए आराम से, ठीक है। दोनों ही आने के चांसेस हैं। तो 5-5 10 नंबर आपके श्योर शॉट है, अगर आप इस वीडियो को 10 बार 5 बार बना के देख लेते हैं तो, ठीक है। फिर 6 नंबर के प्रश्न बच गए हैं बच्चों, उसको हम लोग 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और फिर आते हैं हम लोग 1 नंबर के प्रश्नों में, मैं उसको 2 दिन तक पढ़ाऊंगा 1 नंबर के प्रश्नों को, और वो कम से कम आपका 15 नंबर का जो प्रश्न होता है उसमें से मैं कम से कम 10 नंबर की तैयारी तो ऐसी ही करवा दूंगा, ऐसी ही मतलब तुक्के में, ठीक है। तो चलिए फिर तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस में रहिए, है ना, जुड़े रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि लाभ तो बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, है ना, और कुछ बच्चों तक अभी भी बात नहीं पहुंची है। तो आपसे जितना बन पड़ता है शेयर कीजिए, सभी का फ़ायदा पहुंचाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो गुड नाइट, बाय बाय।